नमस्कार जोहार, मैं हूं श्रुति कुमारी और स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम नई दिशाएं में। इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे किसी व्यक्ति या संस्थान से अवगत कराते हैं जो किसी नई दिशा में काम कर रहे हों कि कोई अच्छा काम करने में झारखंड में लगे हों। आज के समय में जब इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है, हम सब इंटरनेट से इतना जुड़ चुके हैं, हमारा सारा काम ऑनलाइन होता है, चाहे वो पैसे ट्रांसफ़र करना हो, हमारा ऑनलाइन अकाउंट हो, सारी आइडेंटिटी जब हम इंटरनेट पे रखते हैं तो इससे काफ़ी ख़तरा भी होता है। इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम अपने आप को इंटरनेट पे जो लोग बैठे हैं, बुलीज़ हैं या फिर जो स्कैमर्स हैं, उनसे कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। अपने इंटरनेट पे अपने बैंकिंग के जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसी दिशा में फ्लेयर इंडिया नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो झारखंड और पूरे इंडिया में काम कर रही है। हम फ्लेयर इंडिया की शुरुआत करने वाले अजय जी को आज अपने स्टूडियो में बुलाया है हमने। उनका बहुत बहुत स्वागत है अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। धन्यवाद अजय जी, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि फ्लेयर इंडिया क्या कर रही है, किस दिशा में काम कर रही है। फ्लेयर एक सामाजिक संस्था है, एक सोसाइटी के तौर पे रजिस्टर्ड है जी, और हम लोग 2013 से काम कर रहे हैं। हमारे मुख्य मुद्दे हैं आज के समय में, पिछले 5 साल से साइबर सुरक्षा जी, डिजिटल वेलबींग, डिजिटल रेजिलियंस जिसको बोलते हैं जी, क्योंकि हम उससे बाहर कैसे निकलेंगे, और उससे जुड़ा हुआ जो मानसिक स्वास्थ्य है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है या अलग अलग तरह के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, सोशल मीडिया डिसऑर्डर है या इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर है, पॉर्न एडिक्शन है, शॉपिंग एडिक्शन है, जी, उन सब विषयों पे हम काम कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों से। पर जब हम लोगों ने संस्था अपनी शुरू की थी तो ये 2012-13 का समय था जब 4G आ रहा था। जी, वो एक दौर था जब 3G से 4G में हम जा रहे थे और जी, उस समय डेटा और डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उत्थान हो रहा था, बहुत आगे बढ़ रहे थे। तो अभी हमने तय किया था कि हम टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के इंटरफेस पे काम करेंगे और डिजिटल टेक्नोलॉजी खास करके जी। और हम पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। झारखंड में हम पिछले 4 साल से करीब कोविड से थोड़ा पहले से और कोविड के बाद से हम लोग झारखंड में विशेष तौर पर काम कर रहे हैं। जी, जैसा आपने बताया कि जब हम 3G से 4G की ओर जा रहे थे, 2012-13 की बात है, और 16 के बाद तो एक बहुत ही अलग तरीके का एक तूफान सा आया था इंटरनेट का। सबके हाथ में फ़ोन था, फ़ोन काफ़ी सस्ते हो गए थे, इंटरनेट सस्ता हो गया था जी, और कोविड ने उसको और एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म दे दिया कि लोग घर में बैठे थे, कुछ नया करना चाहते थे। उससे कई अच्छी चीज़ें भी निकल कर आई, लोगों ने बिजनेसेस बनाए, लोगों ने अपना एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाया, इन्फ्लुएंसर्स बनने लग गए लोग। बट उसके साथ ही बहुत सारे नेगेटिव लोग भी पैदा होने लगे सोसाइटी में, जो स्कैमर्स का काम कर रहे थे या फिर बुली कर रहे थे, लोगों को ट्रोल कर रहे थे। तो ऐसी भी चीज़ें होना शुरू हुई और ये आई थिंक इन्फॉर्मेशन के गैप की वजह से हुआ था। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि आपको कैसे प्रेरणा मिली कि मुझे ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना है जो इन विषयों के ऊपर काम करेगा। देखिए, जब 2012 का समय था, मैं उस समय क्राई के पॉलिसी टीम, जो चाइल्ड राइट्स एंड यूथ के पॉलिसी टीम को, पॉलिसी एडवोकेसी को हेड करता था जी, तो उस दौरान भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते थे और समझते थे कि सबसे अच्छा क्या है और क्या बुरा हो रहा है। जी, तो बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट चीज़ों पे, मेंटल हेल्थ पे, एडिक्शन पे या लत पे, बहुत सारी चीज़ों पे या गरीबी पे, या बहुत सारी संस्थाएं कृषि पे काम कर रही हैं, जल संसाधन पे कर रही हैं। इस विषय पे काम करने वाला कोई भी नहीं था और ये इतनी बड़ी समस्या थी कि जैसे आप इसको बैन नहीं कर सकते। एक ऐसी चीज़ है कि उसी डिवाइस से अच्छा भी है, उसी डिवाइस से बुरा भी है। तो वो एक चैलेंजिंग काम था। बिल्कुल। और इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि अलग अलग इसमें 3 डोमेन का एक्सपर्टीज़ लगता है। तो इसमें 3 डोमेन होते हैं। एक टेक्नोलॉजी है, एक साइकोलॉजी और साइकेट्री है, और एक लीगल और लॉ एनफोर्समेंट वाला है। जी, तो एक चैलेंज ये था कि तीनों डोमेन के लोगों को एक साथ ला करके तब ही इस पे काम किया जा सकता है। तो अब हम लोगों ने कहा कि इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से काम करते हुए, बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते एक टीम बन गई थी, एक साथ बहुत सारे लोग थे
इतनी समझ वाले और उतना समय देने वाले, डेडिकेशन, इसलिए हमने कहा कि हम इस काम एक पूरे कॉम्प्रिहेंसिव में बैनर में हम इसको शुरू करेंगे। जी, आप जिस दिशा में काम कर रहे हैं, अगर हम कहें तो कई बार इंटरनेट ना बहुत छोटे छोटे गाँव में पहुंच चुका है जहां शायद आज शिक्षा भी नहीं पहुंची है। तो लोग शिक्षा लेने से पहले हाथ में फ़ोन लेते हैं, कुछ लोग उसका बहुत सही इस्तेमाल करते हैं, वो फ़ोन के माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, पर कुछ लोगों के लिए बहुत अलग दिशा ले लेता है। तो ऐसे लोग आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कहाँ तक पहुँचना है, किन लोगों को इन विषयों के बारे में बताना है? साथ में मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक को आप साइबर सुरक्षा का मतलब भी समझा दें। देखिए, ये जहाँ तक एक हमारी जैसी संस्था है जी, तो कितनी भी बड़ी सामाजिक संस्था भी होगी तो वो छोटी होती है सरकार के तुलना में। उसकी पहुँच बहुत ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि उसके पास उतना बड़ा एपरेटस, उतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता है। तो हम लोग हमेशा सरकार के साथ मिल करके काम करते हैं, उनके डिपार्टमेंट्स के साथ, क्योंकि आउटरीच है, जिन लोगों तक हम पहुंच सकते हैं वो गवर्नमेंट के बिना, उनके जो सिस्टम्स हैं, उनके जो मैकेनिज़म्स हैं, चाहे आंगनवाड़ी हो या स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, पीएचसी हो, उसका रीच जो है बिल्कुल निचले लेवल तक है, जहाँ तक कुछ भी नहीं पहुँचा है। अगर आप ये देखें कि प्राइवेट या गैर सरकारी संस्था हो और सरकार, तो एक तुलना मैं बताता हूँ कि सरकार का बीएसएनएल है, तो जहाँ उसको कुछ पैसे या मनी टर्म्स में कुछ खास फ़ायदा नहीं हो तो बीएसएनएल ही पहुँच सकता है जी। लेकिन लोग तो वो भी हैं, दिक्कत तो उनको भी होती है, समस्या उनको भी होती है, बच्चे वो भी हैं। तो हम सरकार के साथ, सरकारी स्कूल के साथ, उनके जो जितने भी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो मैकेनिज़्म है जो नीचे तक है, उनके साथ मिल कर के काम करते हैं। पहले हम जब वर्कशॉप करते हैं या शुरुआत तो हम बातचीत से करते हैं, हम ये नहीं कहते हैं जा कर के कि हम आपको सुधारने आए हैं, तो वो एक ब्लॉक हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी ये पहली बार में ये स्वीकार नहीं करता है कि मेरे अंदर समस्या है या हम समस्या ग्रसित हैं या हमारी जो आदतें हैं वो ठीक नहीं है। और इसमें जैसा शुरू में ही मैंने कहा कि ये एक ऐसे डिवाइस के बारे में, एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इस दौर की सबसे सशक्त टेक्नोलॉजी है। इसी ने दुनिया बदली है, इसी ने दुनिया को अच्छा बनाया है, इसी ने डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया है, इसी ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ाया है। तो हम ये बिल्कुल ही नहीं कह सकते हैं कि हम इसको उस नज़रिए से पहले देखेंगे, तो हम इसको किस तरीके से गुड यूज़ जो है उस नज़रिए से इसको हम बात करना शुरू करते हैं। इसके बाद चूँकि बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से, इसमें ये भी बात है कि आपने कहा कि जहाँ शिक्षा नहीं पहुँची है वहाँ ये पहुँच गया है। तो उस विषय में श्रुति जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं खास करके, तो उनके पास अगर ये डिवाइस आया तो उनके लिए तो अच्छा है कि एक कोई घर में बताने वाला नहीं है, तो भी उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, ये सब कुछ मिल जाता है। लेकिन उसके साथ डबल एज सॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, दो धारी तलवार जिसको बोलते हैं, वो भी है कि उसको कोई गाइड करने वाला, सुपरवाइज करने वाला, उसको कोई वार्न करने वाला, उसको किस अच्छे बुरे की समझ कराने वाला भी नहीं है। तो वो एक समस्या होती है। तो वहाँ पर जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो शिक्षक हैं, वो बहुत, तो हम उस मीडियम के थ्रू काम करते हैं। तो अगर हम किसी कम्युनिटी में काम कर रहे हैं तो बिना स्कूल के सपोर्ट का वो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम एक बार जा सकते हैं, डेली प्रेजेंस तो हमारा नहीं होगा। जो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी है, जिसको हम लोगों ने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो वो एक लिंक है, तो हम उनके थ्रू इस तरीके से काम छोटी छोटी जगहों पे पहुँच जाते हैं। काफ़ी अच्छी बात आपने बोली कि जो कुछ ऐसे लोग होते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स जिनके लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान है कि वो उससे सीख कर गाइडेंस ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दूर बैठे होंगे शायद, पर उनको एक ईमेल, एक कॉल या फिर एक मैसेज के थ्रू लोग गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स भी हमने भारत देश में पिछले कुछ समय में देखे हैं। जो छोटे शहर से आ रहे लोग आज बहुत आगे पहुंच चुके हैं, चाहे वो म्यूज़िक के फील्ड में हो, चाहे अलग अलग फील्ड में हो। पर आज ही के समय में ना, हम आजकल न्यूज़पेपर में एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो पढ़ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट।
जिसके चक्कर में बहुत लोग फंसते हैं। उनको शायद ऑनलाइन कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि आप अरेस्टेड हो, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो उसके विषय में थोड़ा मेरे दर्शकों को बताइएगा कि डिजिटल अरेस्ट क्या है और ये कैसे कर रहे हैं लोग और इससे बचने के लिए क्या उपाय हैं। देखिए, डिजिटल अरेस्ट को अगर हम समझना चाहें, आपने एक और टर्म बोला था साइबर सुरक्षा, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ अपने दर्शकों के लिए। साइबर सुरक्षा का ये है कि हम जब साइबर ऑनलाइन कुछ भी काम कर रहे हैं, डिजिटल मीडियम पे काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ दो तरीके के क्राइम होते हैं, या तो सेक्सुअल या तो फाइनेंशियल। तो हमारा या रेपुटेशन जाएगा, किसी भी तरीके से जा सकता है, या हमारा मनी का लॉस होगा। अगर हमारा रेपुटेशन हम सुरक्षा रख सकते हैं और हम अपने फाइनेंसेस को सुरक्षित रख सकते हैं, तो वो मोटी समझ ये है कि ये ही साइबर सुरक्षा है। हमारी जो लाज है, हमारे जो प्रेस्टीज है, हमारी जो रेपुटेशन, हमारा रेपुटेशन है और हमारा मनी है, उसको हम सुरक्षित रखने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको साइबर सुरक्षा। अब डिजिटल अरेस्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। डिजिटल अरेस्ट ये समझिए कि अरेस्ट क्या होता है। अगर कोई किसी ने आपको हैंडकफ नहीं किया या थाने में नहीं ले गए या हाजत में या जेल में, प्रिजन में आप कोर्ट के सामने नहीं प्रोड्यूस हुए, आप कोई एक जो लॉ इन्फोर्समेंट का जो पुलिस है या उसके साथ आपका कोई वास्ता नहीं पड़ा, आप अरेस्ट हो गए, तो वो उसमें कहीं ना कहीं आप सोचिए कि वो साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक, जिसको हमारा मेंटल है चीज़ होती है, वही अरेस्ट होता है। तो पूरी दुनिया हमारे दिमाग से, इन दो कानों के बीच से ही चलती है। तो जब कोई कॉल, डिजिटल अरेस्ट में किसी ने किसी को कॉल किया, 2-4 लोगों ने, और उनको बोला कि आपके साथ ये आप इतने ज़्यादा वल्नरेबल हैं, आपके चारों तरफ ये खतरा मंडरा रहा है, अगर आप अपनी चारदीवारी से बाहर निकले या इन गतिविधियों से बाहर किया तो आपका क्या लॉस हो सकता है, आपका रेपुटेशन लॉस हो सकता है या आपका मनी का लॉस हो सकता है। और उसी में वो डिजिटल अरेस्ट होता है। उसी चक्कर में लोगों को लगता है कि अगर हमने इनकी बात नहीं मानी, लेकिन वो आपके साथ नहीं हो सकता है, मेरे साथ नहीं हो सकता है, एक आम इंसान के साथ नहीं हो सकता है। वो अपने विक्टिम्स को तलाशते हैं। वो पूरे जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड वाइड वेब है, जो पूरा नेटवर्क है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो क्रिमिनल्स स्पेशली ट्रेंड होते हैं कि किस में वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर कोई व्यक्ति उसने जो पोस्ट किया, उसने जो कहीं पर कमेंट किया, कहीं कुछ रिप्लाई किया, या कोई जो ऑलरेडी बुलीड है, जिसका मेंटल फैकल्टी, जो उसकी जो समझ है ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, अकेला है, उसको देख लेते हैं। आपने एक वर्ड यूज़ किया था, डिजिटल आइडेंटिटी। तो बिग डेटा वो एनालाइज करता है कि आप कितने लोगों के साथ कनेक्टेड है, ऑनलाइन ही कनेक्शन है या आपका फिजिकल रियल वर्ल्ड में भी कनेक्शन है। अगर वो उन्हीं विक्टिम्स को टारगेट करते हैं जिनका रियल वर्ल्ड में कनेक्शन नहीं के बराबर है, वैसे भी वो अरेस्ट में ही जी रहे हैं, उनका जो सामाजिक संपर्क है, लोगों से बातचीत है, वो सिर्फ ऑनलाइन है, अपने पड़ोस में क्या है, रिश्तेदारों में क्या है, तो वो उसको टारगेट करते हैं। और तभी, क्योंकि ये समझिए कि क्रिमिनल्स जब भी किसी को टारगेट करते हैं या अटैक करते हैं तो इजी प्रे खोजते हैं, इजी टारगेट खोजते हैं, क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो उतने दिनों की जो उनकी मेहनत है, कमाई है, चली जाएगी। तो इजी टारगेट होता है, उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं और फिर उनको डिजिटल अरेस्ट करते हैं। आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि जो रोज़ स्कूल जाने वाले या कॉलेज जाने वाले, रोज़ बाहर निकलने वाले, रोज़ काम पे जाने वाले, रोज़ 4 लोगों, जिनके घर में 4 लोग रोज़ आते हैं, जो लोगों के पास मिलते जुलते हैं, चाय पीते हैं या एक दूसरे के यहाँ, उनका नहीं होता। तो उससे सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा है कि आप अपने सामाजिक संपर्क को बनाए रखिए। लोगों से मिलते रहना बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी अच्छा समझाया आपने। आई थिंक आज के समय पे गवर्नमेंट भी इस पे बहुत ध्यान दे रही है, क्योंकि लगातार कई ऐसे केसेस भी आए थे जिसमें डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया था। और बहुत अचंभित करने वाली बात है कि लोगों को घर बैठे लगता है कि वो अरेस्ट हो गए हैं, जबकि इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अच्छी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, जिससे आपको पता चल सकता है कि ये चीज़ें स्कैमर्स ही करते हैं। खैर अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे अभी फ्लेयर इंडिया काम कर रही है साइबर सुरक्षा के विषय में, और साथ में ही डिजिटल वेलबींग की बात आपने करी थी, तो इन सब सेक्टर्स में कहाँ पे काम कर रही है फ्लेयर इंडिया?
हम लोगों का मेनली काम दिल्ली, राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका और झारखंड में मुख्य तौर पे है। झारखंड में हम मेनली जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बोकारो, धनबाद और चतरा में हैं। हम स्कूलों के साथ में और उनसे जुड़ी हुई जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ में काम कर रहे हैं। और जिसको हम डिजिटल वेलबींग और डिजिटल रेजिलियंस का भी एक कॉन्सेप्ट है, वो साइबर सुरक्षा के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। आप किसी को, जैसे आपने डिजिटल अरेस्ट का किया, अगर उसका वेलबींग ठीक है तो उसके साथ क्राइम होने की संभावना नेग्लिजिबल है। अगर उसको प्रिवेंटिव स्टेप्स पता हैं और उसको कोई सम्मोहित नहीं कर सकता है, उसका दिमाग सही काम कर रहा है, तो एक बारी तो वो गलती कर सकता है, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होगी, लेकिन वो बहुत बड़ी समस्या में नहीं फंसता है। तो डिजिटल वेलबींग पे हम लोग मेनली काम करते हैं। इंटरनेट एडिक्शन जिसको बोलते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के एडिक्शन होते हैं। जैसे जनरली लोग समझते हैं इंटरनेट एडिक्शन, तो इंटरनेट से एडिक्शन होता है क्या? नहीं, इंटरनेट से एडिक्शन नहीं होता है। अच्छी बात है कि अगर आप पढ़ाई के लिए या अपने एंटरटेनमेंट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, कुछ आप गिटार के लेसन्स ले रहे हैं या हारमोनियम के लेसन्स ले रहे हैं या क्रिकेट को कैसे खेलते हैं उसको सीख रहे हैं, या आप कोडिंग कर रहे हैं या आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो उससे एडिक्शन नहीं होगा। एडिक्शन 4 चीज़ों को ही अभी तक मेनली डिफाइन किया है। एक सोशल मीडिया, एक गेमिंग, एक पॉर्न और एक शॉपिंग। इन 4 चीज़ों पे ये इस तरीके से काम करता है कि जैसे गेमिंग है वो एक जुए के जैसा है जी। अभी तक जिसको हम ICD-11 बोलते हैं, WHO का जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ है, उसने सिर्फ गेमिंग को ही, अभी इंटरनेट गेमिंग को, सोशल मीडिया को अभी वो अंडर रिसर्च है। पॉर्न एडिक्शन, शॉपिंग एडिक्शन अंडर रिसर्च है, लेकिन क्लियरली जो गेमिंग एडिक्शन है, गेमिंग के साथ अब सबसे बड़ी समस्या है उसके साथ में पैसा भी है। राइट। जिसको आजकल के सबसे ज़्यादा जो हमें समस्या दिख रही है, बहुत ज़्यादा हमें इससे दिक्कत सामना करना पड़ रहा है झारखंड में, खास करके जब IPL होता है तो ड्रीम 11, प्लेइंग 11, ड्रीम सर्कल, ये उसके साथ में चूँकि पैसा है और वो इस ढंग से बने होते हैं गेम्स कि जब एक बारी पैसा लग जाता है तो लगता है अब इस बारी निकाल लेंगे, इस बारी निकाल लेंगे, इस बारी निकाल लेंगे, तो वो एक जुआ हो गया। एक्चुअली वो अभी तक डिफाइंड नहीं है, लेकिन बहुत सारे हम लोगों ने भी बहुत कोशिश की कि इसको हम, जैसे गेम को उसमें 2 तरीके से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है। अगर अब गेम ऑफ चांस हुआ तो उसको लॉटरी या जुआ बोल सकते हैं, लेकिन इसको पता नहीं किस तरीके से डिफाइन किया गया, इसको गेम ऑफ स्किल बोल दिया गया। जैसे ही गेम ऑफ स्किल है तो आपका कुछ ना कुछ हुनर लगता है तो वो बैन नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये गेम ऑफ चांस ही है। बिल्कुल। इसमें कौन सा स्किल लग रहा है? अगर टीम बनानी है, ये करना है, वो करना है, तो वो तो चांस ही है अल्टीमेटली। तो छोटे छोटे अमाउंट से, और इसमें क्या है कि आप, इसमें एक और नियम बना है कि आप रियल मनी नहीं यूज़ कर सकते, तो टोकन होता है। जो टोकन आपको, टोकन भी पैसे से खरीदना है और कुछ टोकन फ्री मिलते हैं जी। तो वो पूरा एडिक्शन की तरफ ले जाके, ये एक तरीके से बहुत सारे हमने बहुत सारे ऐसे केसेस डील किए हैं कि उनको बहुत लाखों रुपए का या घर गिरवी रख दिया या कुछ बेच दिया उस तरीके से, और उसको छुपाने के लिए उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट तक किया। तो जैसा मैंने कहा कि जो डिजिटल वेलबींग है, जो मेंटल हेल्थ है, वो जब तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है तब तक वो क्राइम भी नहीं हो पाएगा, उसके अगेंस्ट में वो हो नहीं पाएगा। थोड़ा सा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। एक बारी ट्राई करेगा, संभल जाएगा, दूसरी बारी नहीं करेगा, 2 बारी किया, तीसरी बारी नहीं किया वो। और सोशल कनेक्शन जिसको बोलते हैं, उसको कोई ना कोई मिल जाएगा जिससे वो बात करे और वो उससे बच जाएगा। सोशल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। और जो मेंटल हेल्थ के जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे पुराने समय में बिना किसी किताब को पढ़े हुए होता था, वो सारा ख़त्म होता जा रहा है। राइट। उसकी चिंता हम लोगों को ये बताते भी, हमने पूरा एक स्कूल में, कॉलेज का एक पूरा लेसन भी बनाया है जो किताबों के फॉर्म में है, जिसमें 11 साल के बच्चे से 17 साल के बच्चों का, क्योंकि वही एक फॉर्मेटिव स्टेज होता है। अगर हमने वहाँ पर सिखा दिया, और स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते ही हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था सरकार ने बनाई है, टीचर्स हैं, पूरा स्कूल का मैनेजमेंट है, क्लासरूम है, क्लासरूम के पीरियड्स लगे होते हैं,
तो हमने वो 45 मिनट्स के सेशंस के अनुसार ही उनको बनाया है, जिसमें हमने एज अकॉर्डिंग टू एज अप्रोप्रिएट क्लास 6 से लेकर के 11 तक के हमारे लेसन्स हैं, जिनको हम टीचर्स को ट्रेनिंग दे देते हैं। 12 घंटे की ट्रेनिंग होती है और इसके बाद उस तरीके से वो, क्योंकि हमने ये कहा कि हम कितनी जगह तक जा सकते हैं जी, तो सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है ना, अगर उस व्यवस्था में ही वो शामिल हो जाए बिल्कुल। और हमारा सपोर्ट क्या है कि हम टीचर्स को ट्रेन कर देते हैं, बुक को हम इम्प्रोवाइज़ करते रहते हैं, और अगर कुछ विशेष समस्या होती है, किसी का एडिक्शन मॉडरेट या उससे ऊपर निकल के आता है, तब हमारा रोल आता है। अगर किसी के साथ साइबर क्राइम हो गया है तब उसकी रिपोर्टिंग में या उसके लीगल प्रोसेसेस में या उसको टेक्नोलॉजी में किसी तरीके से सपोर्ट चाहिए, तब हम उनको सपोर्ट करते हैं। जी, आपने काफ़ी अच्छे से समझाया कि किस प्रकार हमारा जो मेंटल वेलबींग है वो कम्प्लीटली रिलेटेड है, कि हम किस प्रकार से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं या फिर उसके इंटरनेट गेमिंग या किसी तरीके के एडिक्शन में भी पड़ते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे दर्शकों के लिए भी समझने के लिए कि हमारा जो लोगों के साथ इंटरेक्शन है वो कम नहीं होना चाहिए और वो बना रहना चाहिए, ताकि हम लोगों से मिलते जुलते रहें, हमें पता रहे कि ये जो इंटरनेट और रियलिटी की बाउंड्री है वो कहाँ पे है और कहाँ हमें संभलना है। अजय जी, साइबर सुरक्षा के विषय पे आते हैं एक बार। जब साइबर सुरक्षा की हम बात करते हैं तो किस प्रकार जो जनरल लोग हैं, जैसे जो एडिक्टेड हैं, उनका मामला तो बिल्कुल ही अलग है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, अपना सामान सब कुछ रखा हुआ है, कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं जो ऐसे OTP के स्कैम्स में आ जाते हैं। अलग अलग तरीके के स्कैम्स चलते हैं आज के टाइम पे, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? और अगर आप थोड़ा बहुत बतला पाएंगे हमारे दर्शकों को भी कि किस तरीके के आजकल कि कौन से ऐसे स्कैम्स हैं जिससे हम अवेयर हो सकते हैं, जो अभी चल रहे हैं और जिससे बच सकते हैं। एक तो आपने बताया श्रुति जी कि OTP वाला स्कैम है जी, ठीक है, ये बहुत ख़तरनाक है। बाकी इसकी बात मैं थोड़ी बाद में करूँगा, पहले मैं बताता हूँ जो जनरल जो सावधानियाँ हैं उनसे। जैसे पासवर्ड, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, हमारे डिवाइस पे हम कौन से डिवाइस से बैंकिंग करते हैं, UPI आया तो क्या हुआ, जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड था तब क्या था। तो करीब 2 मिनट में उस पर बोलता हूँ। पहले जब बैंकिंग आया तो नेट बैंकिंग था, उसमें हम एक कंप्यूटर खोलते थे, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप है, इंटरनेट से कनेक्टेड थे। वो डिवाइस ऐसा था जो कि कॉन्टिन्यूसली इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं था, तो जो हमारी प्रोफाइलिंग हो सकती है, अगर आप किसी डिवाइस से कम्प्लीटली कनेक्टेड हैं, जैसे जो हमारा स्मार्टफोन है वो हम हमेशा कनेक्टेड हैं, अगर हम यूज़ नहीं भी कर रहे हैं तो उसमें उसके बैकग्राउंड पे हमारे सारे यूसेज, हमारा जो पैटर्न है, हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन से एप्लीकेशंस को हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हमने क्या यूज़ डाला, पासवर्ड क्या, वो सारा रिकॉर्ड होता रहता है। और वो अगर हैक हो गया, और अगर हैक नहीं भी हुआ तो वो उसका एक प्रोफाइल है जिसको हम बोलते हैं डार्क नेट, मतलब कि डीप वेब में है, वो अगर उसको कोई एक्सेस कर लेता है, लेकिन वो इतना बड़ा डेटा सेट होता है कि सब लोगों का एक दूसरे के साथ मिला है, पर अगर किसी ने कर लिया तो हमारे तक वो पहुंच सकता है। तो सबसे पहली बात उसमें जो सुरक्षा है, एक तो पासवर्ड है। पासवर्ड को लोगों को आदत है कि वो उसी डिवाइस पे सेव कर लेते हैं जी, है ना, उसमें कहीं पर किसी को मैसेज भेज दिया या किसी नोटबुक में सेव कर, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर किसी को 1-2 पासवर्ड याद रखने हैं तो दिमाग में याद रखिए जी। और अगर ज़्यादा पासवर्ड से डील करना है तो प्लीज़ पेन एंड पेपर पे उसको लिखना चाहिए, उसी डिवाइस पे कभी भी नहीं। दूसरा ये कि आप नेट बैंकिंग उस डिवाइस से ही कीजिए जो डिवाइस हर समय नेट से कनेक्टेड नहीं है। आप मोबाइल से अगर आप करते हैं और हर समय वो कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो दिक्कत है। आप उस डिवाइस से कीजिए जो कि आप, जिसमें कि सारे फायरवॉल लगे हुए हैं, एंटीवायरस लगा हुआ है, आप वो रेगुलरली अपडेटेड है, उस डिवाइस से कीजिए। और बिल्कुल मतलब पब्लिक प्लेस में नहीं कीजिए, आप अपने घर पे बैठ के या ऑफिस में बैठ कर के, जब आप क्लियरली, क्योंकि जिसको हम बोलते हैं ना, पीछे से कोई हर समय देख रहा होता है कोई ना कोई, तो कोई देख, आप वहाँ पर नहीं करें। फिर दूसरी बात है कि लोगों को फिर हम बहुत सारे लोगों से बात करते बोलते हैं हमें UPI करना होता है, छोटे छोटे 10, 20, 50 रुपए के ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी सावधानी है
कि आपको अगर वो करना है 10, 20, 50, 100 का ट्रांजैक्शन जिस डिवाइस से करना है, तो उसके लिए एक अलग अकाउंट या वॉलेट होना चाहिए रखिए आप, जिसमें आपके लाख रुपए या कुछ ज़्यादा रुपए होते हैं, उसको उसके साथ कनेक्टेड नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अब मैं आता हूँ OTP पे। तो OTP पे ये समझिए कि 2 तरीके के OTP होते हैं, एक 4 डिजिट OTP होता है, एक 6 डिजिट OTP होता है। 6 डिजिट वाला OTP जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के फाइनल स्टेज पे यूज़, 4 डिजिट वाला नहीं यूज़ होता है। 6, तो अगर कोई आपसे जैसे ही बोलता है 6 डिजिट वाला, 6 नंबर वाला OTP, तो उसको कभी से शेयर नहीं करना, कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। और अपने जो डिवाइस है आपका उसको बिल्कुल सुरक्षा में रखना चाहिए। अगर आप कहीं पर भी, हमेशा जैसे लोग फ़ोन पे यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, हमेशा लॉग्ड इन होता है, पेटीएम लॉग्ड इन होता है, एक स्टेप बचाने के लिए उसको लॉग आउट नहीं करते, उसको हमेशा लॉग आउट करके रखना चाहिए। अगर मान लीजिए कि गलती से किसी ने आपका फ़ोन छीन ही लिया और आपका लॉग्ड इन है, तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी, किसी ने कुछ देख लिया। फिर अगर OTP जो आते हैं, तो OTP जनरली हम लोगों को कभी किसी के साथ तो शेयर करना नहीं चाहिए, और जब तक नोन सोर्स से ना आए, कॉल के थ्रू या किसी फॉरवर्ड करने वाला, तो OTP बिल्कुल नहीं शेयर करना चाहिए। फिर इसके बाद एक समस्या और आती है कि इतनी सावधानियों के बाद भी OTP आपने कभी नहीं शेयर किया, लेकिन फिर भी OTP शेयर हो गया, तो उसमें सिम की क्लोनिंग हो जाएगी जी। तो उसके पास चला गया, तो उसके बाद अगर जैसे ही समस्या हो तो उसको साइबर क्राइम को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। सरकार ने उसकी सुविधा बनाई है। हम सरकार को जनरली आदत होती है लोगों को कि हम बोलते हैं ये नहीं है वो नहीं है, पर सरकार ने सुविधा बनाई है, cybercrime.gov.in है, उस पर आप रिपोर्ट कीजिए, साइबर सेल पे कीजिए। अगर वहाँ नहीं हो सकता है तो अपने नज़दीक के थाने पे तुरंत रिपोर्ट कीजिए जी। अगर आप रिपोर्ट करते हैं और बैंक को भी साइमल्टेनियसली रिपोर्ट कीजिए, तो आप बड़ी नुकसान से बच सकते हैं, बिल्कुल बच सकते हैं। और जो उसके नियम है कि आपका जो पैसा गया है वो वापस भी आ जाएगा। RBI ने तो अभी मेरे ख्याल से टीवी पे और इस पे बहुत सारे एड्स भी प्रोमोस चलाते हैं कि अगर आप रिपोर्ट कीजिए तो उससे पैसा वापस भी आ जाता है जी। अजय जी, आज के जो हमारा जो अंक था उसमें आपने काफ़ी कुछ हमें बतलाया कि कैसे हम साइबर सुरक्षा अपनी इंश्योर कर सकते हैं, किस तरीके से आपने जो अभी हमें टिप्स दिए कि किस तरीके से 6 डिजिट का OTP शेयर करना ज़रूरी नहीं है। दर्शक भी इस बात को ध्यान में रख लें कि इस तरीके की चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम कभी भी किसी भी अननोन व्यक्ति के साथ कॉल पे कोई OTP शेयर ना करें, अपना पासवर्ड डिवाइस में सेव ना करके उसे पेन और नोटबुक का इस्तेमाल करके उस पर लिख कर रखें। और यही तरीके हैं जिससे हम अपने आप को ऑनलाइन सुरक्षा दे सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और आपने जितना हमें बतलाया और जिस चीज़ों से अवगत कराया, बहुत ज़रूरी था आज हमारे दर्शकों के लिए भी, हम सब के लिए। तो बहुत धन्यवाद आपका। मैं दर्शकों से भी अनुरोध करूंगी कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, इंटरनेट का सही इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल के बीच का डिफरेंस समझें और उसका सही डायरेक्शन में उसको लेकर चलें। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।